अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे आज की इस नशरियात का आगाज़ करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक ख़ास महीना है और हम उस अशरे में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम अल्लाह ताला से दुआ गो होते हैं कि अल्लाह ताला हमें निजात दिला जहन्नुम की आग से। आगे बढ़ेंगे, मेहमानों से भी गुफ्तगू होगी और साथ साथ मेरे साथ फ़ारूक मौजूद है, उनसे भी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका माह सियाम अच्छा गुजर रहा होगा। हमारी ये खसूसी नशरियात ATV के प्लेटफॉर्म से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फ़ारूक और समरा आपके साथ साथ हैं पूरे माह सियाम में, और बरकतें समेटने में भी आई एम श्योर तमाम मुसलमान आगे आगे होंगे। नेकियां कमाने का इससे बेहतर मौका, इस महीने से बेहतर मौका किसी को नहीं मिल सकता। अपना भी ख्याल रखें, अपने हमसायों का भी, अपने साथ वालों का, अपने दोस्तों का, अपनी सोसाइटी का और अपने मुल्क का सबसे बढ़ के ख्याल रखें। बिल्कुल जी। मैं ख्याल में मेहमानों से तारुफ कराया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। हम चलते हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा की तरफ, जो कि हिलाल इम्तियाज़ हैं और सितारे इम्तियाज़ हैं, और साथ साथ हमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसी टिप्स देते हैं जो हमारे लिए बड़ी कारामत साबित होती है। दवा, ग़िज़ा और शिफा। यस। इसी के साथ इस्लामिक स्कॉलर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और दीन और कानून के हवाले से अगर जितनी भी बात होती है उसमें बहुत तहकीक के साथ वो हमें इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं कि हम आगे भी उन्हें इम्प्लीमेंट करके लोगों को सिखा सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर असलम खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? रमज़ान अच्छा गुजर है? अच्छा गुजर रहा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, इस नशियात का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून। वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुला वजअलना फीहा फिजाजन सुबुला लअल्लहुम यहतदून। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिदून। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयात बय्यिनात का तर्जुमा। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा कर दिया
और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, उस पर भी वो हमारी निशानियों से मुँह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चाँद और सितारे आपस में इस तरह चल रहे हैं गोया वो तैर रहे हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। जज़ाक। कारी साहब, आज तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, 21वां रोज़ा है, और तीसरा अशरा आप जानते हैं कि जहन्नम से की आग से मग़फ़िरत माफ़ी मांगने का अशरा होता है जी। मैं चाहूँगा कि अगर आप ख़ुसूसी दुआ से ये अशरा शुरू करें। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस, सुब्हानज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। सुभान। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक ब्रेक, एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, उसके बाद वापस मिलते हैं। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात जारी है, और अब हम चलते हैं डॉक्टर आसिफ महमूजा की तरफ। नहीं चलते नहीं, यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठ के बात बैठे कर लेते हैं। चलें, सही है, जैसा आप कहें। आप इतने अच्छे अंदाज में वैसे हमारा टाइटल ट्रैक जो पढ़े थे मैं उसमें खो गई थी। हमारा टाइटल ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है ना, है। कितना बहुत खूबसूरत है, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, आज मेरे ख्याल में आप सब्जी पे बात करना चाह रहे हैं कि सब्जी की अफादियत क्या है, सब्जियों की सब्जियों की अफादियत क्या है। देखें, वो गोश्त तो इतना महंगा हो चुका है, मुर्गी का गोश्त भी और छोटा गोश्त भी बड़ा, तो सब्जियां जो हैं उनकी फायदियत पे बात। दवा गज़ा और शिफा का मकसद भी बुनियादी यही है कि दवाइयों से निकल के आप गज़ा की तरफ आएँ, और गज़ा सादा और बैलेंस डाइट की तरफ आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप टॉपिक पे शुरू करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी जो सिर्फ वेजिटेबल सारी उम्र वो गोश्त को हाथ नहीं लगाते, क्या उनकी जिस्मानी खुराक में कोई कमी रह जाती है जो ग़िज़ाइयत में, या अगर वेजिटेरियन लाइफ ऑफ स्टाइल जो है वो भी काबिल कबूल है जिस्मानी सेहत के पॉइंट? बिल्कुल काबिल कबूल है जी, क्योंकि सब्जियों में भी अल्लाह पाक ने सारे खुराक के अज्जा शामिल किए हुए हैं। इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है। और सब्जियां जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अपने पेटों को सब जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाएं, यानी इतना गोश्त ना खाएं कि पेट ठुस जाए और बिल्कुल फिर जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाए या दूसरे प्रॉब्लम हो जाए। तो सब्जियां पाकिस्तान में अल्लाह की बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है कि सारी सब्जियां चारों मौसम में मिलती हैं, मुयस्सर हैं और सस्ती भी हैं। हाँ। गाजर को देख लें कि कितना खुशनुमा एक सब्जी है, और कच्ची भी खाएं, पका के भी खाएं, और है भी सस्ती। और फिर इसका फ़ायदा कितना है कि गाजर का जो है, गाजर आपके लिए फ़रत बश सब्जी है और आँखों के लिए बहुत मुफीद है, और इसका मुरब्बा बना के अगर खाएं तो ये दिल के लिए बहुत मुफीद है। मूली को देख लें तो मूली में अल्लाह ने शफा रखी है कि मूली आपके लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कि जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करती है, जिगर के एंजाइम बढ़ जाएं तो उसको कम करने में मदद देती है। और इसका जूस बना के आप इस्तेमाल करें, इसको खाने में इस्तेमाल करें, इसकी रोटी बना के इस्तेमाल करें तो जायका भी मज़ेदार है और लगती भी अच्छी है। इसी तरीके से मुख्तलिफ और मेथी को देख लें कि मेथी में अल्लाह पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेथी में शफा है, और इसमें सारी बीमारियों के लिए। मेथी के अज़ा में कोई ऐसे अज़ा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो शुगर लोअर करते हैं। तो हमने अपने काफ़ी लोगों को इसमें अनछने आटे में मेथी के पत्ते मिला के अगर सुबह के वक्त आप नाश्ते में लें तो ये एंटी डायबिटिक रोटी बन जाती है। अच्छा। और आपकी शुगर लोअर करने में मदद देती है। तो इस तरह
कद्दू की सब्ज़ी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। कद्दू का शोरबा बना के इस्तेमाल करते थे। और कद्दू का ऑयल निकाल के अगर आप इस्तेमाल करें जोड़ों पे दर्द के लिए, ये बहुत मुफीद है। वैसे ही सादा कद्दू लेके उसके कतले आके जिन जगहों पे इन्फ्लेमेशन है, जिन पर स्वेलिंग है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह शलगम का देख लें, दूसरी सब्जियां मटर, लोबिया, बीन, हाँ जी, वो भी सारा मटर, लोबिया, बीन्स, इसमें पोटाशियम होती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। इस तरीके से आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप आलू वगैरह खाएं तो इंशाल्लाह उससे भी वो चिप्स फ्राई करके खाएं। चिप्स फ्राई करके खाएं। नहीं, फ्राई नहीं करके खाएं, फिर पकौड़ों में और चिप्स में क्या फर्क है? पकौड़ों में मतलब एयर फ्राई करके खा लें। एयर फ्राई डॉक्टर साहब एक फ्लो में बोल रहे हैं, मैं ये भी बीच में डाल दूं ताकि वो मान जाए। वो मान जाए, लेकिन तुमने रोक दिया है ना। तो ये है कि सब्जियां मतलब सैलड सब्जियां, आप जाएं बाहर टर्की वगैरह में जाएं तो वो गोश्त बहुत खाते हैं, मगर उससे पहले आपको बड़ा सा बाउल ग्रीन वेजिटेबल्स और प्याज और लहसुन, पुदीना और लहसुन और अदरक मिला के आप चटनी बना के खाएं। आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत खीरा भी तो डॉक्टर साहब, खीरा बहुत अच्छा है। खीरे में भी पोटेशियम है, वो आपका ब्लड प्रेशर पालक में आयरन होता है। पालक में आयरन होता है, मगर अगर आपके गुर्दे में पथरी वगैरह है। अच्छा, टमाटर जो है बहुत जबरदस्त खून बढ़ता है, खून भी बढ़ता है और ये मोटापा कम करने के लिए अगर आप सुबह के वक्त इसका एक जूस का एक गिलास ले लें तो आप 2 महीने में आपका वजन जो है 10 ग्रेप फ्रूट वाला काम करेगा। वो ग्रेप फ्रूट वाला काम करेगा। समझा, कल से ट्राई करो, है ना, क्योंकि ग्रेप फ्रूट का तो एक सिर्फ टाइम पीरियड होता है, आप तब तक ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन टमाटर तो हर वक्त मिलता है। हर वक्त अवेलेबल है, बस महंगा ना हो। आजकल तो कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है, पिछले दिनों काफी महंगा। लेमन को देख लें, लेमन में लेकिन टमाटर तो डॉक्टर साहब हर सालन की बेसिक इंग्रेडिएंट है, मगर इसका आप जूस बना के अगर सुबह निहार मुंह लें तो ये आपके वजन कम करने के लिए, कच्चा टमाटर मतलब पका हुआ, क्योंकि पकने के बाद थोड़ा बहुत वो ज़ाहिर पकने की वजह से उसकी वो खासियत नहीं रह पाती। सही, तो इसलिए मतलब इस तरह देखें, एक एक सब्जी, अरबी देख लें, बैंगन देख लें, करेला जो है ये भी एंटी डायबिटिक इसमें खासियतें हैं। तो ये सारी चीजें, बैंगन बहुत मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ, ये तो ये भी अच्छा है। आप खट्टे बैंगन खाते होंगे? बैंगन का भुर्ता भी होता है। बैंगन का भुर्ता बहुत लाजवाब होता है। तो ये सारी सब्जियों में अल्लाह ताला ने खासियतें रखी हैं। ये आपकी सेहत को दुरुस्त करती है, आपके जिस्म के अफ़ाल को, आपके निज़ाम को दुरुस्त रखती हैं। और रफिश डाइट जब आप लेते हैं तो आपको भूख भी कम लगती है कि आपका सरफेस एरिया स्टोमिक का ये ज़्यादा कवर कर लेती हैं और पेट बराबर महसूस होता है। वरना तो बरंदा देखें, भूख रख कर खाना सुन्नत है कि भूख रख कर खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका वजन भी ज्यादा नहीं होगा, पेट भी नहीं बढ़ेगा और दूसरे मसाइल का भी आप शिकार नहीं। आज के अगर फल के हवाले से बात आज के फल खरबूजे की बात करते हैं कि खरबूजा आजकल अवेलेबल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मीठा खरबूजा खाने से पेट के अफाल भी दुरुस्त रहते हैं और पेशाब आवर भी है। लेकिन कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, कहते हैं कि कुछ कौन कहते हैं वैसे? पता नहीं, वो 4 लोग कहते हैं जो आज तक नजर ना आए। अच्छा, नहीं वो चाट का तो लाजमी जुज़ होता है, आजकल चाट में आप इस्तेमाल कर लें। नहीं डॉक्टर साहब, खरबूजे को पता कैसे चलेगा ये मीठा होगा अंदर से? बस ये आपकी किस्मत है कि अगर मीठा आपकी किस्मत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मीठा खरबूजा खाना चाहिए। पता है उसके लिए क्या करें? जहाँ पर बहुत सारा एक वो रेड़े में मौजूद हो ना, वहां ही से लें। जहाँ थोड़े होते हैं ना वो उसका नहीं। ये आजमूदा है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, जो बहुत ज्यादा होते हैं ना वहां से लें, वो मीठे होते हैं। वो मीठे इसकी टेक्निक क्या है, साइंस क्या है? साइंस क्या है? बस एक है इसके, वो आगे बताऊंगी। वो दूसरा बात हुई थी पिछले प्रोग्राम में कि लोग सेल लग जाती है, तो कराची में मैंने देखा एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, कुछ नौजवान लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने फल खरीदे बहुत सारे और 20 रुपए में 2 उन्होंने बेचने शुरू कर दिए कि 2 किलो का थैला उन्होंने बनाया हुआ था। और वो लोग वहाँ सैकड़ों लोग लेने के लिए थे। तो उन्होंने अब पहली रमजान से उन्होंने शुरू किया, अब लोग उनके पास डोनेशन लेके जा रहे हैं और इस तरह मतलब ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। इज्जत नफ्स भी आपकी मजबूर नहीं होती, आप पैसे दे के खरीद रहे हैं और आपको चीज भी ज्यादा मिल रही है। जो वैसे 20 रुपए का शायद आपको कुछ ना मिले और इस तरह आपको वही वाली बात है, 100-200 रुपए का फल मिल रहे हैं 20 रुपए में, मगर अगले बंदे की इज्जत नफ्स मुतासर नहीं होती कि मैंने तो पैसे दे के लिए। हाँ बिल्कुल, नेक नियति से तो देखें जी, अल्लाह ताला भी उसके अंदर जो है बरकत अता करता है। सही जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाजरीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, एक अच्छा सा प्रोग्राम चलकर एंजॉय कीजिए, उसके बाद मिलते हैं। हमारी रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है।
जी जनाब, शहर रमज़ान हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरिया जारी है और हम चलते हैं अब फिर से अपने एक और मेहमान की तरफ। नहीं, इधर ही मेहमान इधर ही आएंगे। जाना नहीं है गुफ्तगू के जरिए जा रहे हैं हम, कौन सा अच्छा, हम चल के जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद वाया सैटेलाइट जा रहे हैं। अच्छा, आप बोलते तो क्या बोलते बताएं। मैं हमारी ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं अच्छा, मौजूद हैं, ठीक है। डॉक्टर असलम खान जी। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है बर्दाश्त पे। जी और ये बर्दाश्त एक ऐसी वर्च्यू है, एक ऐसी खूबी है जो हमारे माशरे में दिन ब दिन कम होती जा रही है। बिल्कुल अदम बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है और बर्दाश्त से क्या इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बर्दाश्त की बात बल्कि मैं डॉक्टर साहब की बात से शुरू करूँगा कि अगर हम सब्जियाँ खाते रहे और बर्दाश्त कर लें कि गोश्त ज़्यादा नहीं खाना तो इससे सेहत अच्छी रहती है। नफ्सियाती तौर पर भी अगर हम देखें तो कुरान भी कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि जो अच्छे लोग हैं मोमिन लोगों की, कि ये वो लोग हैं जो गुस्से पे काबू पाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम गुस्से पे काबू नहीं पाते, बिल्कुल ठीक है, और किसी को माफ़ नहीं करते। उससे भी बेसिक चीज़ है, क्योंकि मेरा डॉक्टरेट जो है वो मॉरल साइकोलॉजी में है और मैं बाहर भी इसी हवाले से पढ़ाता हूँ। एक टर्म फंडामेंटलिज्म है जिसको बुनियाद परस्ती कहते हैं, तो उसकी पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों सेंस होती हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि फंडामेंटलिज्म वो खुसूसियत है कि इंसान में, कि इंसान ये समझते सिर्फ मैं ही सही हूँ बिल्कुल, बाकी सब और गलत। दूसरा जो वो गलत है। इससे जो वो मिसकॉन्सेप्शन जो है अपने बारे में, यही आपको इंटॉलरेंस की तरफ ले जाता मुझे है। तो लगता है हमारे कुछ खाने पीने में ऐसी चीज आ जाती है जो हमें गुस्सा ज्यादा दिलाता है और हाँ, उसकी कोई वजह मौसम का से फ़र्क होता है, गर्मी भी होती है। मैंने देखा है कि यहाँ हम जब गर्मी होती है तो गर्मियों के मौसम में एसी भी हम ठीक गर्म नहीं, तो मिजाज हम हो जरा जाते हैं, थोड़ा सा हर भी वक्त गुस्सा बर्दाश्त आना। नहीं करते कि बिल्कुल। जी ज़रा सिग्नल या ट्रैफिक ज़रा स्लो हो गई है तो उसको हम वो कर लें, तो हम फिर भी अदम बर्दाश्त जी चलना है। मौसम के अलावा कुछ ये है, माहौल का भी फ़र्क है। मैं फंडामेंटलिज्म के मुतल्लिक जो है जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी दोस्तों ने यही कहा जी कि ये इंसान, हमारा बच्चा जो है कहाँ से सीखता है। मैंने कहा घर से सीखता घर है, से, बिल्कुल। क्योंकि जब भी मैंने उनसे पूछा आप ये बताएं अपनी ज़िंदगी में कि आपके अम्मी अब्बू का कभी झगड़ा हुआ तो कभी आपने सुना है कि आपकी अम्मी ने ये कहो कि नहीं मुन्ने के अब्बा आप सही हैं मैं गलत थी, या मुन्ने के अब्बा ने ये कहो कि मुन्ने की अम्मी तुम्हारी बात सही थी मैं गलत। हमेशा हम जो है अपनी बात पे अड़े रहते हैं, आखिर पे जो है वो लड़ झगड़ के जो है वो अलहदा यानी फिर जाके अपने मामूलात में होते हैं। ये फिर हर जगह पे, वहाँ सोसाइटी में आप देखें, सियासत में देख लें, मज़हब में देख लें, फ़िरका परस्ती में देख लें, कोई किसी के जो है वो ख़यालात को चाहे फ़िक़ा में हो अक़ायद में हो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, फ़ौरन कुफ्र का फतवा पहले ही लगा देते हैं कि जी मुझसे मुख्तलिफ है। सही। इमाम शाफ़ी जो है इस बारे में बड़े मोहतात थे, तो एक दफ़ा उन्हें हनफियों के साथ बहस में थे तो उन्हें भी कहा, उनका नहनु अला सवाब है मा इहतमाल अल ख़ता व अंतुम अला ख़ता है मा इहतमाल सवाब, कि हम सच पे हैं, सही पे हैं, इमाम शाफ़ी कहते हैं हनफियों को, लेकिन ये भी इम्कान है कि हम गलती पे हों और हम गलती पे हैं, हो सकता है कि ये भी इम्कान है कि तुम सही हो किसी मसले में। तो अगर ये हो कि हम स्पेस दें किसी को, हम जब स्पेस नहीं देते उससे अदम बर्दाश्त शुरू होती है। सही। एक रिसर्च हुई यहाँ पाकिस्तान में काजेज ऑफ डाइवोर्स पे, कि जी डाइवोर्स की क्या वजूहात है। बड़ी बड़ी वजूहात उन्होंने आइडेंटिफाई की, जी कोई बड़ों के झगड़े हो जाते हैं तो तलाक हो जाती है, वट्टे सट्टे की शादी होती है, लेकिन जो एक यूनिफॉर्म सी चीज़ जो आई वो ये थी कि जी इनटॉलरेंस, एग्जैक्टली कि मियाँ बीवी हूँ या इवन बड़े भी जो उनसे अटैच्ड हैं, स्टेक होल्डर जिनको हम कह देते हैं, कि वो भी बर्दाश्त नहीं है। ज़रा वही जो मिसाल थी, नमक कम तेज़ है तो उस पर जो है झगड़ा शुरू होता था देहातों में। और रमज़ान में अगर आप ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा नुमायां नजर आता है। ये बर्दाश्त का ही है ना, कि आपको यही मैं कह रहा था कि माह रमज़ान बर्दाश्त का महीना है और इसी में सबसे कम ये चीज़ देखी जाती है। भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो, इसी तरह किसी का गुस्सा भी बर्दाश्त करो, किसी की ज्यादती भी बर्दाश्त करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये ये बर्दाश्त का महीना है। बर्दाश्त के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। जी दिल बड़ा चाहिए, और वो उस वक्त है कि जब आप माइंड सेट अपना तब्दील करें। मसलन अगर आप ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख लें कि उसका हसना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में जो है, मक्की दौर बर्दाश्त का दौर था 13 साल, सामने जो है बिलाल हबशी को जो है वो रेत पे गर्म रेत पे लिटा के मारा जा रहा है, बर्दाश्त है। यानी बड़े बड़े जुल्म हुए, बर्दाश्त था। माइग्रेट कर गए, शाब अबी तालिब चले गए, लेकिन बर्दाश्त रहा। क्योंकि अगर बर्दाश्त न करते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिएक्ट करते
तो शायद ये तहरीक भी दब जाती। वो जो उनके साथ चंद सौ लोग थे जो जानिसार थे, जो कि एक फर्मेंट तैयार किया था, खमीर तैयार किया था इनकलाब के लिए, वो भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि उससे नहीं वो यानी कि चीज़ लड़ नहीं सकते थे, कमज़ोर थे उस वक्त। तो बर्दाश्त अगर न करते, कई तो होता भी यही है कि हम अपने से बड़े से भी लड़ पड़ते हैं ये देखे बगैर कि क्या हम लड़ भी सकते हैं या नहीं। सही। मैं अक्सर कहता हूँ कि बर्दाश्त करो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी करो, कोई आप लड़ ले, लेकिन ये देखिए क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके रिएक्शन को भी, वरना अपनी पहलू तही करके जाए। बिल्कुल। इसी तरह देखें, अगर आप तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो मन्नो सलवा को न बर्दाश्त कर सके, तो उन्हें कहा कि जी या मूसा लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन, कि हम एक ताआम पे, एक खुराक पे जो है, एक जैसे खुराक पे सब्र नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे लिए तब्दीली ला, ये सारी चीज़ें। तो ये बर्दाश्त जो है वल काज़िमीन अल गैज़ के हवाले से मैं मज़ीद भी बताऊँगा कि ये जो गुस्सा है इसके मुतल्लिक़ ये है कि अब बर्दाश्त कैसे किया जाए। अब गुस्सा मुझे भी आता है, किसी ने मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, घर में है, बाहर है, दोस्तों में है, बहस में है, तो अगर कोई आदमी सब्र से या बर्दाश्त से दूसरा बाहर हो गया है तो नफ्सियाती तौर पर यह बताया गया है कि बड़े से बड़ा गुस्सा भी किसी का 3 मिनट बाद जो है वो डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और हमेशा ये भी होता है ना कि गुस्से में आप हमेशा गलत फैसला करते हैं, गलत चीजों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। अगर आप बर्दाश्त करें और इस पे तजर्बे भी हुए, आप वही 3.5 मिनट चुप कर जाए उस हाँ। तो आप देखिए वो खुद ठंडा हो जाएगा, वो आपसे उल्टा माफी मांगने लग जाएगा। लेकिन अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो और भड़केगा। exactly. कई बार ये भी तो होता है, अगर आप चुप कर जाएं तो अगला बंदा और इरिटेट होता है, और ज्यादा गुस्सा नहीं, आपको पिन करता है कि अभी क्यों चुप है, बोलो ये। हाँ, बात होता, हाँ वो होता है, खास तौर पर ये समरा अगर माइंड न करे, ख्वातीन में होता है। अच्छा। हाँ, ये मेरे साथ ये होता है। वैसे सही बात बताऊं कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन अक्सर मुझे लोग ना पिन करते हैं कि ये खामोश क्यों है, ये हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है, और कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि फिर लावा बाहर निकल आता है। हाँ, नहीं देखिए, बर्दाश्त करने का मतलब ये भी नहीं है कि जी आप बिल्कुल जो है वो चुप कर जाए। हाँ। अगर आप समझते तो थोड़ा बहुत उसको समझाने के अंदाज में या एक्सप्लेन करें अपने कंडक्ट को, जिसको जी तुमने जो है फिलहाल को मेरे मतलब ये शिकायत लगाई थी, वजह इसके कि अच्छा जी मैंने लगाई थी, तू कर ले जो कुछ कर, मैंने नहीं लगाई थी, तू झूठ बोलता है ये, तो उसके बजाय भाई यकीन करो मैंने शिकायत नहीं लगाई थी, बिल्कुल ये आपको किसी ने गलत रहा, वो चाहे जो कुछ हो। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब होता यही है ना कि गुस्से के अंदर आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। अब जितनी अक्लमंदी से हम एक डिसीजन ले सकते हैं, वो गुस्से में ले ही नहीं पाते। हाँ। अगर आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो टास्क दिया गया, मुश्किल तरीन टास्क था, क्योंकि उस वक्त उनकी 3 लोगों से लड़ाई थी। अच्छा। फिरौन से जो कि पॉलिटिकल चीफ था, सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट था, जो यूजर ऑफ द पॉलिटिकल राइट था। हामान था, वो रिलीजियस जो है वो था कि वो भी राइट्स के अपने फंडामेंटलिस्ट था, और कारून था, दौलत का जो है वो शहनशाह था, सब कुछ वो थे तीनों। तो इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम का जो जॉब था वो टफ था, इस लिहाज से कि एट ए टाइम 3 बड़े इलीट ग्रुप या मुनार्क से उन्होंने लड़ना था, माफिया से। लेकिन उनमें बर्दाश्त कम थी। आपको ये पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में, इसीलिए आप देखें ना, उन्होंने एक बच्चे को थप्पड़ मारा और उसको मार दिया, वो किब्ती को बच्चा नहीं था बल्कि उससे लड़ाई में अल्लाह ने उनकी ट्रेनिंग, आपको पता है कि कुरान में है, हजरत खिज़र के साथ उनको ट्रेनिंग पे लगाया। अच्छा। और उनसे हजरत खिज़र जो है वो उनको साथ ले गए, तो उन्हें एक कश्ती में जो है सुराख किया, तो उन्हें पहले कहा कि अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, तो हजरत खिज़र ने फरमाया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता, तुम सब्र बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जो मैं बात करूँगा या काम करूँगा। उनका नहीं मैं बर्दाश्त करूँगा। तो कई मौके पे वो यानी है दीवार गिरा दी उन्हें उसकी, तो फिर अदम बर्दाश्त की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते थे कि ये क्यों किया आपने, ये तो अच्छे लोग थे, आपने ये क्यों किया, फिलहाल थे ये। तो उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त यही चीज़ है, यही सिखानी है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक टास्क दिया जा रहा है आपको बहुत बड़ा। हाँ। तो बर्दाश्त के बगैर जो है पैगम्बर हो, कोई लीडर हो, वो अपना मैसेज सही नहीं कम्युनिकेट कर सकता। और वही वाली बात है कि दीन हमें हमेशा यही सिखाता है कि आपने किस तरह से हौसला करना है, आपने किस तरह से पेशेंस जो है वो दिखाना है, और हमारा जो टास्क होता है वो वाकई यही होता है कि हमें ऐसे सिचुएशन में डाला जाए और फिर अल्लाह ताला देखता है कि कितना ये इस पर अमल करता है, कितना इसके अंदर कंट्रोल है नफ्स पे। वही सारी चीज़ें रमज़ान के महीने में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस प्रैक्टिस को अपने अमल में लेकर आएँ और बाकी
बाकी के 11 महीनों में कर सकें। फारूक, अब चलते हैं एक अच्छे से प्रोग्राम की तरफ। अच्छा ठीक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी खूबसूरत बातों के लिए, बहुत कुछ सीखा भी आपसे। एक अच्छा सा प्रोग्राम अब चलकर एंजॉय करते हैं, हमारी खुसूसी नशरियात जारी रहेगी। एक बार फिर खुशामदीद शहर रमज़ान में, और अब वक्त हुआ जाता है रमज़ान पकवान का, जो कि चौधरी तौकीर साहब प्रेजेंट करेंगे, और वो एक रेसिपी बना के आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट भी होगी, रिफ्रेशिंग भी होगी और मज़े की भी होगी। आइए चलते हैं रमज़ान पकवान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ शकूर। आज के रमज़ान पकवान किचन में हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो एक बड़ी थोड़ी सी हटके है, आम रेसिपियों जैसी रेसिपी नहीं है, लेकिन ये है कि ये घरों में पकने के लिए, बनाने के लिए, अपने मेहमानों को इंटरटेन करने के लिए ये बड़ी खूबसूरत रेसिपी है। एक तो ये बड़ी आसानी से बननी है, और दूसरा ये टेस्टी बहुत है, मज़ेदार बहुत है, और उस पर जो है ना खर्चा वो भी बड़ा मामूली सा। जैसे हमेशा मेरी जितनी रेसिपीज होती हैं वो मैं इस चीज़ का ख्याल करता हूँ कि घर में जब बनाएं तो उसका खर्चा बहुत थोड़ा सा हो और मज़ा 3 गुना ज़्यादा हो। तो आज की इस रेसिपी में हमने यही चीज़ ख्याल किया है। और आज की रेसिपी का मैं पूछूंगा कि क्या नाम रखा है शकूर साहब ने? स्वीट एंड चिकन बॉल है नाम इसका। इन्होंने नाम रखा है इसका स्वीट एंड सावर चिकन बॉल्स। ठीक है जी। तो अब ये देख लें कि स्वीट एंड सावर चिकन तो आप खाते रहते हैं, ये बड़ा मशहूर, अब जहाँ भी चाइनीज में जाएं तो अक्सर लोग कहते हैं जी स्वीट एंड सावर चिकन चाउमीन, इस तरह की जो मशहूर ज़माना रेसिपीज़ हैं। लेकिन ये चिकन बॉल्स हैं और हमने आपके सामने बनाना है। लेकिन जो चीज़ हमने आपके सामने नहीं बनानी वो भी शकूर साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने इसको, जो आपका चिकन है उसको हमने इसका बनाया कीमा, और कीमे में हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और अब उसके बाद हम इसके जो बॉल्स बनाएंगे इनको हम फ्राई करेंगे और साथ में इसकी सॉस बनाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, और फिर ये जो डिश है इसको आप वाइट राइस के साथ खाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं सबसे पहले शकूर ज़रा ये बताइए कि हमने इस कीमे में क्या क्या डाला? जी, हमने इस सबसे पहले 200 ग्राम चिकन लिया, इसको हम इसमें हमने प्याज, अच्छा कॉर्नफ्लोर, मैदा, हरी मिर्च, ये सारा कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों अलग अलग हमने डाले इसमें। जी, इसके बाद एक कीमा बना के इसमें मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो चिकन का जो हमने जो इसका बनाया है ना, मिन्स जिसको आप कीमा बोलते हैं, तो उसमें ये चीज़ें डाल के हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको फ्रिज में रख लिया। 1 घंटा इसको लाजमी दीजिएगा फ्रिज में। उसके बाद जब आप इसको बनाएंगे, हमने इसमें अंडा भी डाला है। जी, अंडा भी थोड़ा हाँ, डाला है इसमें। अब आप देखेंगे ये वो चीज़ें जिससे फिर आप जब खाएंगे तो मुंह में आपके क्रंच आएगा। तो एक तो ये है कि 1 घंटा पड़ा रहने के बाद हमने इसको निकाला है, और निकालने के बाद आपके सामने अब जरा साइज देख लें आप, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। पानी साथ हाथ को लगाते रहे, वरना ये आपके हाथ को चिमटना शुरू हो जाएगा। ये जो है ना कीमा, ये इस तरह, हाँ ये, और अगर ग्लव्स मिल जाए, ये जो हमने सर्जिकल ग्लव पहने तो फिर तो और भी आसानी होगी। लेकिन अगर आप नहीं है तो फिर मेक श्योर कि पानी हाथ को अच्छी तरह से लगाओ। ये तकरीबन इससे बनेंगे 12 पीस, और 12 पीस का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑर्डर में 6 पीस भी किसी गेस्ट को दें तो जो कि मोर देन इनफ, तो ये 2 ऑर्डर जो है हम आपके सामने बना के, ये रेसिपी आपके सामने अभी बना के हम आपको जब ये दिखाएंगे और आप घर में खाएंगे। और फिर ये है कि एक छोटी सी जो इसमें जो बताने वाली चीज़ है, क्योंकि हम सारा दिन यही काम करते हैं, ये जो कीमा हमने बताया ना आपको बना के, ये आप कीमा बना के रख सकते हैं, रख के, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, अब उसके बाद जो हमने स्टेप शुरू किया है, ये हमने जैसे ये इसके चिकन बॉल्स बनाए हैं वो बना के जितने आपको चाहिए। ऑयल मेरा गर्म है, मैं ज़रा इसको आग भी लगा लूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप गर्म ऑयल में डालेंगे, क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो बड़ी जल्दी जो है ना जी। अभी जबकि मैं इसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ, मुकम्मल ये जो है ना ये डीप फ्राई नहीं है। उसके साथ जो है इसकी हम सॉस बनानी शुरू करेंगे, और दरमियान में मैं आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगा, ताकि जो चीज़ें अगर आपने मिस कर दी हो मेरे बताने में, तो या आप नोट ना कर पाए हो, तो आप दोबारा से उन चीज़ों को, और अगर आप फिर भी आपको मिस कर जाएं तो फिर ATV की जो YouTube पे जो चैनल है
आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको वॉच कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरा अपना ज़ाती चैनल भी है, आप वहाँ पर भी इसको जो है आप इसको रेसिपी को देख सकते हैं। तो आपने ऑयल में लहसुन डाला है, लहसुन जो है, और लहसुन के बारे में आपको पता है मेरे व्यूज़ कि जितना भी है आप खा के इंजॉय कर सकते हैं उतनी मिकदार डालें, कम ना डालें इसको। लहसुन और अदरक दोनों ही। चिली सॉस, चिली सॉस है, होममेड है, घर में बनाते हैं हम लोग। आप लोग हमेशा बाजार से लेते हैं, मैंने इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा दी है, तो आप कोशिश करें कि बना के घर में जार में रख लें। केचप, और केचप अच्छी कंपनी का यूज़ करें। ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस डाली हमने, ऑयस्टर सॉस डाला है। ऑयस्टर सॉस डाली है जिन्होंने। मैं ये ले, मैं आप देखें, मैं अपने जो चिकन बॉल्स हैं, मीट बॉल्स, वो अब उसको थोड़ा सा दूसरी साइड पे, ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं, ये भी आपने ख्याल करना है। और बड़े ये नाजुक से जब आप इनको, अब आपने क्या क्या डाला इसमें? चिकन शुगर डाली, पाउडर, हम शुगर ऐड किया है, शुगर डाली, चिकन पाउडर ऐड चिकन पाउडर डाला, जी। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो हमने ऑयस्टर सॉस डाली है, केचप डाली है, चिली सॉस हमने डाली है। और अपना गार्लिक, चिली सॉस डाली है सर, जी चिली सॉस डाली है, चिकन पाउडर और शुगर डाला है। शुगर डाला। उससे पहले हमने इसको फ्राई उसमें सौते किया था जी लहसुन में, जी। ये विनेगर, वाइट विनेगर जी। अब हम इसमें वाइट विनेगर डाल रहे हैं। अब जबकि मैं इस स्टेज पे सॉस भी बन रही है और साथ में हमारे जो है ना कि मीट बॉल्स, चिकन मीट बॉल्स, वो हम इसको जो है ना शैलो फ्राई कर रहे हैं। उसमें हमने अपनी जो है वेजिटेबल्स उस सॉस में जो हमने बनाई है वो उसमें ऐड की है। उसमें बेल पेपर है, ग्रीन पेपर है, रेड पेपर है, ऑनियंस है और बंद गोभी है। बंद गोभी, ठीक है। ये हमने काट के उसमें ऐड की है। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, वहां पे आप हमारी रेसिपी नोट करेंगे। जैसे आप वापस आएंगे फिर हम आपके सामने इस पूरी डिश को खत्म करेंगे। ले जी, हम वापस आ चुके हैं अपनी ब्रेक से। ब्रेक में मैंने जो एक तो रेसिपी आपके साथ शेयर की, दूसरा ये मेरे जो मीट बॉल्स से मैंने मेक श्योर कि वो प्रॉपरली कुक हों। अगर ब्रेक छोटी हो तो फिर ये है कि हमें थोड़ा सा ज़रा इनको कोशिश करनी होती है कि हम इनको प्रॉपरली कुक कर लें, क्योंकि ये अभी जब हम इसको सॉस में ऐड करेंगे तो इनको मज़ा ही आपको तब भी आना है जब ये फुली कुक होंगे। और जो सॉस हमने बनाई है उसमें जो क्रंच है सब्जी का, वो और मिलके ये कमाल की चीज़ है। इसके अंदर भी छोटा सा क्रंच, तो आपको क्रंच बताया था क्योंकि इसके अंडा है इसके अंदर, वो अंडे के वजह से। और उसमें हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला था, अगर आपको मेरी रेसिपी याद हो तो उसकी वजह से इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको, जब आप इसको खाएंगे ना मीट बॉल को, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें क्रंच है। ले जी, वाह क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़। शकूर साहब तुसी महान हो जाओ, क्या ज़बरदस्त चाइनीज़ रेसिपीज बनाते हैं शकूर साहब। क्या ये जी, मैं इसको ज़रा ले जी, क्या ज़बरदस्त किस्म की मेरी पसंदीदा रेसिपी है जी। एक तो ये है कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसको, और दूसरा ये है कि इसमें बड़ी जो खट्टा मीठा जो है इसका जायका है ना, ये वाइट राइस के साथ खाएंगे तो ये आप बिल्कुल जो है ना, आप इसको खाने के बाद रिलैक्स और बिल्कुल जो अच्छा फील करेंगे। और मैदा ना उसमें बिल्कुल, आप अक्सर खाने होते हैं ना, खाने के बाद आपको महसूस होता है कि यार दिल भारी भारी हो रहा है, बोझल सा हो रहा है। नहीं, इससे इस रेसिपी को, इस जैसी रेसिपियों को आप जब भी खाएंगे इंजॉय करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। और खुशबू पूरे स्टूडियो में, या आप अगर यहाँ पे मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हो तो आप देखेंगे कि हमारे खाने पकाने की जो खुशबू है, पूरा स्टूडियो जो है ना उस खुशबू से रचा बसा होता है। लो जी, पूरी की पूरी सांस बाहर आनी चाहिए। ले जी, ये आज की हमारी जो रेसिपी वो तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हल्का सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अक्सर आप देखें जो देसी रेसिपी होती है ना, उसमें मैं हाथ भर के लगाता हूँ। तो ये आज के जो है
स्वीट एंड सावर चिकन बॉल्स। ये आज की रेसिपी थी। मेरा हमने जितना एंजॉय किया इसको बनाते हुए, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप जब घर में बनाएंगे तो आप इसको जो है आप भी इसी तरह एंजॉय करेंगे जैसे मैंने बड़े मज़े लेके आपको इस पूरी रेसिपी आपको बताई है। तो अब आप इस रेसिपी को घर में एंजॉय करें। जब ये आप एंजॉय कर लें इसकी फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे और शेफ़ शकूर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी हमारी रमज़ानुल मुबारक की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और आज का दिन जिस तरह से हमने पूरा डिस्कस किया, अल्लाह ताला से दुआ गो रहे कि हाँ जी हमें जहन्नुम की आग से निजात दिलाए, और यही अब हम दुआ करते रहेंगे। क्यों फारूक? बिल्कुल समरा, और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि माह सयाम कितनी तेज़ी से गुजरता है। तीसरा अशरा यानी कि आखिरी अशरा जो रमज़ान का है वो भी शुरू हो गया, पता ही नहीं चला, और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगना भी बड़े हौसले का काम है, बड़ापन होता है। हमारे आज गेस्ट ने डॉक्टर असलम खाकी साहब ने भी बताया, बर्दाश्त और माफ़ी। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो यकीन करें आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं होगी, बल्कि इज़्ज़त बढ़ेगी, और दूसरा इंसान आपकी ज़्यादा इज़्ज़त करेगा। क्योंकि माफ़ी मांगना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों का काम नहीं है। तो अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल माफ़ी मांगे, और यकीन कीजिए ये आपके फ़ायदे की ही होगी बात। ख़वातीन हज़रात, इसी पैगाम के साथ फ़ारूक हसन और समरा को दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।